मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी और उस थायराइड ग्लैंड में उसका पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर स्थित होती है, कितना उसका वेट होता है, कितनी लंबाई होती है, कितनी उसकी चौड़ाई होती है और उससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं तथा थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन के क्या कार्य होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आज का अपना टॉपिक है उसी ग्रंथि को कंटिन्यू करते हुए थायराइड हार्मोन से संबंधित रोग। यदि थायरोक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तब कौन से रोग होते हैं और थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तब कौन से रोग होते हैं, यह अपने को बताना है। ठीक है। अब देखिए, जब हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो इस क्रिया को हम एक नाम दे रहे होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कह रहे होते हैं अल्पस्राव या थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावित होना। और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है अधिक मात्रा में स्राव होना। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कम मात्रा में स्राव होना। तो एक तो हम ये कह रहे होते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले रोग, और दूसरा हम बता रहे होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव से होने वाले रोग। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जो कम स्राव है, अर्थात जो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले रोग होते हैं, उनमें सबसे पहला जो रोग है उसमें हम एक नाम लेते हैं क्रेटिनिज्म। और क्रेटिनिज्म को हम एक नाम हिंदी में दे रहे होते हैं अवटुबामनता। क्या कह रहे होते हैं? अवटुबामनता। अर्थात बचपन में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है और इस रोग में बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि मंद होती है। उसके हाथ और पांव बेडौल हो जाते हैं। साथ ही हम कह रहे होते हैं कि बच्चा बौना रह जाता है। उनमें उपापचयी दर या आधारी उपापचयी दर कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहा जाता है। तथा ऐसे बच्चों में जनन अंग विकसित नहीं होते हैं और ऐसे बच्चे पूरी तरह से स्टेरिल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये बंध्य होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा जो रोग होता है उसको कहते हैं हम मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा को हिंदी में कहा जाता है अवटु अल्पक्रियता। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि थायराइड हार्मोन के अल्प स्राव से जो एडल्ट वयस्क लोग होते हैं उनमें अवटुबामनता के साथ साथ त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना या गिरना, स्मरण शक्ति या मेमोरी का ह्रास होना, रिड्यूस होना। साथ ही हम बता रहे होते हैं कि त्वचा कैसे रंग की हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है और जनन क्षमता में कमी आती है। इसको हम कह रहे होते हैं अवटु अल्पक्रियता, या इसका नाम होता है मिक्सिडिमा। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि यदि हम थायरोक्सिन हार्मोन देना शुरू करते हैं ऐसे लोगों को तो वो सामान्य हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आता है गॉइटर। गॉइटर को हम कह रहे होते हैं घेंगा, या इसका दूसरा नाम होता है गलगंड रोग, जिसमें ये जो गर्दन होती है ये लटक जाती है। इस रोग में जो थायराइड ग्लैंड होती है, यह थायराइड ग्लैंड बड़ी होकर फूल जाती है और इस कारण से गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है।
क्या होती है? गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? गॉइटर या घेंगा रोग कहते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है तथा अधिकतर ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है। ठीक है। इसके पश्चात आता है जिसे हम कहते हैं हाशिमोटो का रोग। ये एक वैज्ञानिक था, हाशिमोटो, जबकि हम दूसरा नाम दे रहे होते हैं इसे थायराइड की आत्महत्या। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो अल्पस्राव है, अल्पस्राव के उपचार में ली जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं या औषधि होती हैं, उन्हें शरीर एंटीजन के रूप में पहचानता है और इस कारण से उनके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं और वे एंटीबॉडी क्या करते हैं? थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है या थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी इसे कह देते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अर्थात यह स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से होने वाले मैंने आपको 4 इफेक्ट या डिजीज बताए। पहला क्रेटिनिज्म, दूसरा मिक्सिडिमा, तीसरा गॉइटर और चौथा क्या बताया था मैंने? हाशिमोटो डिजीज या फिर थायराइड की आत्महत्या। अब देखिए इसके दूसरे इफेक्ट होते हैं जो अतिस्रावण के कारण होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव शरीर में अधिक मात्रा में होने लगता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होने लगती है, तो उपापचय की दर बढ़ जाती है, हार्ट की बीट रेट बढ़ जाती है, शरीर में पसीना बहुत अधिक आता है, जो नेचर या स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अर्थात आदमी इरिटेट होने लगता है। और साथ में ये कहा जाता है कि जो हाथ और पैर होते हैं उनमें सीवरिंग होने लगती है, कपकपाहट होने लगती है, हाथ पैर क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। ये जो सिम्टम हैं ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावण के कारण या अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण होते हैं। ठीक। अब देखिए इसके द्वारा होने वाला जो मुख्य डिजीज या बीमारी होती है उसको हम कह रहे होते हैं नेत्रोंत सेंधी गलगंड, या इसका नाम होता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसमें क्या होता है? जो नेत्र गोलक होते हैं, हमारे ये जो आई बॉल होते हैं, इन नेत्र गोलक के नीचे म्यूकस या श्लेष्म में इकट्ठा हो जाता है और उस श्लेष्म में इकट्ठा हो जाने के कारण नेत्र गोलक बाहर की तरफ उभर जाते हैं, बाहर की तरफ उभार के रूप में आ जाते हैं और इसी को हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कह देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें डरावनी और घूरने जैसी दिखाई दे रही होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी की तरफ देख रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे घूरने का काम कर रहा है। आंखें कैसी दिखाई दे रही होती है? डरावनी लग रही होती है। अर्थात इस प्रकार की जो आंखें हैं, विजन है, उसको हम स्टीयरिंग आईज कह रहे होते हैं, घूरने वाली आंखें या डराने वाली आंखें कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है प्लूमर्स डिजीज। वैज्ञानिक थे प्लूमर, जिन्होंने ये देखा कि थायराइड ग्लैंड में जब जगह जगह गांठें बन जाती हैं, उसमें ट्यूमर या नोड्स बन जाते हैं, तो उसको नाम उन्होंने दे दिया प्लूमर की बीमारी या प्लूमर का रोग। ठीक है। इसी तरह से तीसरा नाम आता है ग्रेवी का रोग। ये भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर इसमें स्वेलिंग आई हुई है, फूली हुई है, तो उस स्वेल्ड अवस्था को या फूली हुई अवस्था को ही क्या कहा जाता है? ग्रेवी का रोग कह देते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि यदि थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव के कारण होने वाली जो बीमारियां होती हैं, अगर हम ऐसे रोगियों को भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ा दें तो वे सभी लोग आसानी से रिकवर कर जाते हैं, अर्थात आसानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अतिस्रावण से होने वाले जितने भी रोग हैं उनमें हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है, अर्थात उनमें मेडिसिन का लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है थायराइड संबंधी रोग। इसमें देखिए बताया गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है क्रेटिनिज्म, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बचपन में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो हाथ पांव होते हैं ये बेडौल हो जाते हैं, बच्चे ड्वार्फ रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। इनमें बीएमआर की दर भी कम हो जाती है या आधारी उपापचय दर कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहा जाता है। इनमें जननांग विकसित नहीं होते, और ये कैसे होते हैं, स्टेरिल होते हैं या बंध्य होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेरिल होते हैं या बंध्य होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात मिक्सिडिमा, आउटो अल्पक्रियता। इसमें मैंने कहा था यह रोग एडल्ट व्यक्तियों में थायराइड के अल्पस्रावन के कारण होता है। अल्पस्रावन का मतलब है कम स्रावन के कारण। इस रोग में अल्पबामुनता के साथ साथ अर्थात क्रेटिन्स या क्रेटिनिज्म के साथ त्वचा का मोटा होना, त्वचा कैसी हो जाती है, मोटी होना, बालों का झड़ना या गिरना, मेमोरी का कम हो जाना, त्वचा का पीला हो जाना जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही जनन क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात आता है गोइटर या घेंगा या गलग्रंथि। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो थायराइड ग्रंथि होती है ये बड़ी होकर क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, इस कारण गर्दन भी फूलकर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसलिए ये जो गर्दन है बिल्कुल मोटी दिखाई दे रही होती है। ठीक, इसके बाद इस रोग के कारण जो भोजन है उस भोजन में, यह रोग किस कारण से होता है, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। और अधिकतर कहाँ पर होता है, ऐसे लोगों में होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं। अर्थात यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर पानी में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, इसके पश्चात आता है हाशिमोटो का रोग। मैंने अभी बताया था इसको हम क्या कह रहे होते हैं, थायराइड की आत्महत्या भी कह रहे होते हैं। यह रोग अल्पस्राव के उपचार में ली जाने वाली औषधि या मेडिसिन, जिसे एंटीजन के रूप में पहचाना जाता है, के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनने के कारण होता है। एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। इस कारण इसे थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अर्थात स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों मैंने जो डिजीज बताई हैं ये किसके कारण हैं, थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन के अल्पस्राव या कम मात्रा में बनने के कारण। लेकिन इसके बाद थायरोक्सिन के अतिस्रावन के कारण उपापचय दर, कौन सी दर, जो उपापचय दर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। हृदय की गति का बढ़ना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, साथ में बताया था मैंने शरीर में अधिक पसीना आना, हाथ पांव में कपकपाहट जिसको सीवरिंग कह रहे होते हैं, कांपना जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये अतिस्राव से जो रोग होते हैं उनमें पहला नाम आता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर,
इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं उनके आई बाल या नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है, इस कारण नेत्र गोलक बाहर की तरफ उभर जाते हैं। इसी को नेत्रों छेदी गलगंड कह देते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो आंखें होती हैं वो डरावनी एवं घूरती सी लगती हैं, अर्थात स्टेयरिंग आईज कहलाती हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है प्लूमर का बीमारी या डिजीज या रोग। इसमें कहा जाता है थायराइड ग्रंथि में जब जगह जगह पर क्या बन जाए, गांठें बन जाए, तो इसे क्या कह देंगे, प्लूमर्स डिजीज। ठीक है। इसके बाद ग्रेविस डिजीज, जब ग्रंथि फूलने लगती है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो यह अवस्था क्या कहलाती है, ग्रेवी का रोग कहलाती है। ठीक। साथ ही मैंने आपको बताया कि थायरोक्सिन के अल्पस्राव से संबंधित सभी रोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। अर्थात अगर हम ऐसे जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके भोजन में आयोडीन की एक प्रॉपर मात्रा देना प्रारंभ कर दे तो वो सारे के सारे जो रोगी होते हैं धीरे धीरे रिकवर करते हुए नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। अब देखिए आगे हम पैराथायरॉयड ग्रंथि लेते हैं। कौन सी ग्रंथि, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड ग्लैंड के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ वाले भाग में धंसी हुई पाई जाती है। अर्थात पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो एम्बेडेड होती है किसमें, जो थायरॉयड ग्रंथि के दो पिंड होते हैं, दोनों पिंडों की पृष्ठ सतह पर ये धंसी हुई पाई जाती है। संख्या इनकी 4 होती है, अर्थात प्रत्येक पिंड में 2-2 होती हैं, तथा हम ये कह सकते हैं कि इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा होता है कि इनका जो वेट होता है वो 0.01 ग्राम से लेकर 0.03 ग्राम तक होता है, तथा प्रत्येक ग्रंथि की लंबाई 6 से 7 मिलीमीटर होती है और चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर होती है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि इनमें जो रुधिर केशिकाएं होती हैं वह ग्रंथिल कोशिकाओं के मध्य पिंडों में स्थित पाई जाती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को पैराथ हार्मोन कहा जाता है, और पैराथ हार्मोन को अगर हम चाहें तो दूसरा नाम दे सकते हैं कॉलिप का हार्मोन। अर्थात पैराथ हार्मोन को किसने आइडेंटिफाई किया, कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए पैराथ हार्मोन को कॉलिप का हार्मोन भी कह दिया जाता है। ठीक। अब बात आती है कि पैराथ हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। पैराथ हार्मोन शरीर में जो फॉस्फेट होता है उसके तो उत्सर्जन में वृद्धि करता है, तथा वृक्कों के द्वारा एवं आंत के द्वारा क्रमशः कैल्शियम आयन के पुनः अवशोषण की क्रिया में वृद्धि करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पैराथ हार्मोन रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट आयंस का नियमन करता है, अर्थात रेगुलेशन करता है। ठीक है। इसके पश्चात हम ये भी कह सकते हैं कि पैराथ हार्मोन पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग तथा रक्त का थक्का बनने में भी सहायता करता है। और इसके पश्चात जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि यह शरीर में विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि के निर्माण में भी सहायता करता है। क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करके या निर्माण करके अस्थि निर्माण में या अस्थियों के बनने में भी सहायता करता है। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात जैसे आपने अभी किसमें पढ़ा था, जो थायराइड ग्लैंड आपको पीछे पढ़ाई उसमें बताया गया था कि अल्पस्राव और अतिस्राव से क्या प्रभाव पड़ेगा।
वैसे ही हम यहाँ पर भी ले रहे होते हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से जो संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में बताना होता है। हम ये कह रहे होते हैं कि पैराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला पैराथार्मोन यदि बाल्यकाल में कम मात्रा में स्रावित होता है तो इसके कारण ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है और फॉस्फेट आयन की वृद्धि हो जाती है तथा तंत्रिका एवं पेशी क्रिया विधि में अनायास ही वृद्धि हो जाती है। इस कारण से मांसपेशियों में जकड़न, जिसे जर्किंग कह रहे होते हैं, और ऐंठन के दौरे, ट्विस्टिंग के दौरे आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी कह देते हैं। आपने एक रोग पढ़ा होगा टिटेनस, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। उस समय भी आपने देखा होगा जो मसल्स होती हैं या जॉइंट होते हैं या जाज होते हैं, उनमें जर्किंग हो जाती है, जकड़न हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर बाल्यावस्था में पैराथार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फॉस्फेट आयन की वृद्धि हो जाएगी। इस अवस्था में जो तंत्रिका और पेशी की क्रिया विधि होती है उसमें अनायास ही वृद्धि हो जाती है और इस कारण से जो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं उनमें जकड़न एवं ऐंठन के दौरे आने लगते हैं, अर्थात जर्किंग एंड ट्विस्टिंग होना प्रारंभ हो जाती है। इसी को हम हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या बताओगे? पैराथायरॉइड के अतिस्रावण संबंधी रोग। इसमें हम ये कह रहे होते हैं जब पैराथार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो अस्थियों के विघटन से जो कैल्शियम आयन है वो रिस करके किस में आना शुरू हो जाता है? ब्लड में आना शुरू हो जाता है। जब पैराथार्मोन की शरीर में मात्रा बहुत अधिक हो जाती है या अधिक मात्रा में स्रावित होता है, उस समय क्या होगा? जो अस्थियां हैं उनका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उनसे जो कैल्शियम है रिस करके किस में आना प्रारंभ हो जाता है? ब्लड में। और इस प्रभाव को या इफेक्ट को हम हाइपरकैल्सीमिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हाइपरकैल्सीमिया। और इस कारण से जो बोन्स या हड्डियां होती हैं उनमें क्या होता है? वो खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, उनमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। और इस बीमारी को या रोग को हम नाम दे रहे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है अस्थिल छिद्रता। साथ ही क्या होता है? जहां पर अस्थियां क्षतिग्रस्त होती हैं उन भागों में तंतुमय ऊतक जमा होने लगते हैं और इस कारण से वहां पर जगह जगह सिस्ट बन जाती है। किसकी? फाइबर की। किस में बनती है? अस्थि में। इसलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। क्या नाम दे देते हैं? ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, यहां हम ये भी कह सकते हैं कि अगर शरीर में प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो कोमल ऊतक के अंदर कैल्शिफिकेशन की क्रिया होने लगती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ने के कारण प्यास भी ज्यादा लगता है और ऐसी अवस्था में जो वृक्क होते हैं या किडनीज होती हैं उनमें पथरी बन जाती है, अर्थात जिसको हम रीनल स्टोन की बीमारी कह देते हैं। अगर हमें अतिस्रावण से छुटकारा पाना होता है तो ग्रंथि के बढ़े हुए भाग को काटकर हटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके पश्चात नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ये हमारे हार्ट के आगे, हृदय के आगे, ट्रैकिया के समीप, श्वसन नाल के समीप स्थित होती है और इसका जो आकार होता है वो है यौवना अवस्था के पश्चात लगातार रिड्यूस होता रहता है, लगातार उसका ह्रास होता रहता है
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वृद्धावस्था के पश्चात यह ग्रंथि शरीर में एक तंतुमय संरचना के समान एक डोरी के रूप में रह जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का अंग तथा टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। अर्थात जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट बनते हैं, लसीकाणु बनते हैं, जिन्हें हम कह रहे होते हैं बी और टी, वे लसीकाणु जो अस्थि मज्जा के अंदर मेच्योर होते हैं या वर्सा और फैब्रिशियस जो पक्षियों में होता है अंग, तब तो हम उनको बी सेल कह रहे होते हैं या बी लिम्फोसाइट कह रहे होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ये थाइमस ग्रंथि में जाकर के मेच्योर और टेंड होती हैं, प्रशिक्षित होती हैं, इसलिए हम इस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कह देते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को थाइमोसिन कहा जाता है और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है यह हमारे शरीर में पूर्ण प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात कंप्लीट इम्यून सिस्टम बनाने में सहायता करता है या मदद करता है। इसके साथ साथ थाइमोसिन हार्मोन हमारे शरीर में जीवाणुओं या बाहर से एंटीजन के प्रवेश करने पर उन्हें क्या करता है, लिम्फोसाइट को मारने के लिए लिम्फोसाइट को प्रेरित कर देता है। जो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बाहर से प्रवेश करने वाले जीवाणु या एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। वृद्धावस्था या उम्र बढ़ने पर या तो ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका स्राव बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब व्यक्ति की वृद्धावस्था होती है और एज ज़्यादा हो जाता है, उस समय शरीर विभिन्न बीमारियों का घर बन जाता है। उसके पीछे रीज़न होता है थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेट न होना, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावित न होना, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को निर्मित करता है और इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। अर्थात प्रतिदिन हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है वो इनको नष्ट करता रहता है। ठीक है, साथ में हम ये कह रहे होते हैं थाइमोसिन हार्मोन का जो काम होता है वो शरीर के भीतर प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व होता है, प्रतिरक्षा को सही बनाए रखना होता है। साथ में जनन ग्रंथियों के परिपक्वन या मेच्योरेशन या वृद्धि में भी हम क्या कह सकते हैं, यह सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया पैराथायरॉयड ग्रंथि। मैंने कहा था मानव में यह ग्रंथि थायरॉयड ग्रंथि के पिंडों की पृष्ठ सतह में धसी हुई पाई जाती है। अर्थात एच आकार की बताई थी आपको थायरॉयड ग्लैंड, दो पिंड हो गए, दोनों पिंडों की जो पृष्ठ सतह होती है उसमें ये धसी हुई पाई जाती है। इसके बाद हम कह रहे होते हैं कि थायरॉयड के प्रत्येक पिंड में दो दो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, अतः इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है, जो देखा जाए तो बिल्कुल मटर के दाने की तरह दिखाई देती हैं। रंग इनका कैसा होता है, लाल होता है। साथ में देखिए इनका जो वेट होता है 0.01 ग्राम से लेकर के 0.03 ग्राम तक, तथा प्रत्येक ग्रंथि 6 से 7 मिलीमीटर लंबी होती है, 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इस ग्रंथि में जो रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ग्रंथिल कोशिकाओं के मध्य पिंडों में पाई जाती हैं। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा पैराथ हार्मोन को स्रावित किया जाता है, जिसे हम कॉलिप का हार्मोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉलिप का हार्मोन भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है फंक्शंस ऑफ पैराथ हार्मोन। इसमें मैंने बताया था ये हार्मोन फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि, वृक्क और आंतों में क्रम से कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह रुधिर में फॉस्फेट एंड कैल्शियम आयंस का
नियमन करता रहता है, रेगुलेशन करता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन, नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग एवं रक्त में या रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता करता है, अर्थात क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक, इसके साथ साथ विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में भी सहायता करता है, यह सहायक होता है। ठीक है, इसके पश्चात मैंने बताया था पैराथायरॉइड के अल्प स्रावन संबंधी रोग, अर्थात अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथार्मोन कम मात्रा में बने तब क्या होगा, तो यहाँ पर बताया जाता है बाल्यावस्था में इसके अल्प स्रावन से रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तथा फॉस्फेट की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस कारण से तंत्रिका एवं पेशी क्रियाविधि में अनायास ही वृद्धि हो जाती है तथा मांसपेशियों में जर्किंग या जकड़न एवं ऐंठन या ट्विस्टिंग के दौरे आते हैं। इसी को हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक जो रोग होता है टिटेनस, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और वो क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था, उसके द्वारा भी यही सिम्टम क्रिएट होते हैं, जकड़न और क्या बताया था मैंने दूसरा, ऐंठन, अर्थात जो जबड़े होते हैं लॉक हो जाते हैं, मसल्स में जर्किंग हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा है पैराथायरॉइड के अतिस्रावण संबंधी रोग। इसके अतिस्रावण के कारण जो कैल्शियम है ये अस्थियों के विघटन से, अस्थियों से कहां पर आने लगता है, रक्त में आ जाता है। इसे हाइपर कैल्शियमिया कह देते हैं। इस कारण अस्थियां भंगुर, कोमल, खोखली तथा कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और अस्थियों में जगह जगह पर छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जगह जगह छिद्र बन जाते हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिल छिद्रता कह देते हैं। जहां पर बोन्स में क्षति होती है या जहां पर बोन्स के अंदर छिद्र बन जाते हैं, उन स्थानों पर तंतुमय ऊतक जमा हो जाते हैं और इस रोग को तंतुमय संपुट या पुट्टी अस्थि विकृत, जिसको अंग्रेजी में ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहा जाता है, अर्थात जगह जगह छेदों के ऊपर क्या होता है, सिस्ट जैसी दिखाई देती है जो तंतुओं से बनी होती है। अतिस्रावण को रोकने के लिए मैंने बताया था ग्रंथि के बड़े हुए भाग को काट कर क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ये किसके द्वारा संभव होता है, बाय द सर्जरी, शल्य क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात आती है थाइमस ग्लैंड। यह ग्रंथि हृदय के आगे, मैंने बताया था हार्ट के आगे, और ट्रैकिया के समीप, ट्रैकिया का मतलब होता है श्वसन नली के समीप, ठीक है, पाई जाती है। इस ग्रंथि का यौवना अवस्था के पश्चात जो आकार होता है वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, वृद्धावस्था के पश्चात यह ग्रंथि केवल एक तंतु के समान डोरी के रूप में रह जाती है, एक पतली तंतुकीय संरचना के रूप में रह जाती है। यह ग्रंथि प्रतिरक्षा का अंग तथा टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर भी होती है, प्रशिक्षण केंद्र भी होती है। इसके द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन को स्रावित किया जाता है और यह हार्मोन क्या करता है, प्रतिरक्षी तंत्र या कंप्लीट इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। यह हार्मोन लसीकाणु को शरीर में जीवाणुओं या उनके एंटीजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, वृद्धावस्था एवं उम्र बढ़ने पर थाइमोसिन का स्राव बहुत कम या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। यही कारण होता है कि वृद्ध लोगों का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। दूसरी चीज थाइमोसिन हार्मोन के कार्य, जिसमें मैंने कहा था कि प्राणी के भीतर प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी होता है, और दूसरा मैंने बताया था जनन ग्रंथियों की वृद्धि या मैचुरेशन में सहायक होता है या उनके परिपक्वन में सहायता करता है। ठीक है, ओके।